अस्सलाम वालेकुम। शाहराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं क्यूएस के साथ, और मेरे साथ हैं जनाब वजाहत मसूद साहब और हम्माद गजनवी साहब। हम्माद साहब और से शुरू करें, अगर वजाहत साहब आप मुझे इजाजत दीजिए। आज एक तो बिस्मिल्लाह। आप क्यों बहुत नहीं, प्यारे क्यों लग नहीं। रहे हैं, और दूसरी, आज भी आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। और दूसरा जो वाह। है वो हम्माद गजनवी साहब, आपको पता ही है उनकी तो इनके हुस्न यूसुफ के तो चर्चे ही बहुत हैं। हाँ जी, तो मिस्र के बाजार तक पहुंचे हैं मेरे आका, बल्कि यूरोपियन यूनियन भी उस पर कुछ निगोशिएट कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा जी। नताइज आ गए NA-249 के? धांधली हुई क्या, या अपना हम्माद साहब, मैंने देखा कि बहुत जारहाना मूड है पीडीएम की। वो दो बड़ी जमातें जो हैं, हाँ। वो जब से जुदा हुई हैं तो अब तो हम्म। बड़ी गोलाबारी भी शुरू कर दी। बिलावल साहब का जो है वो रिस्पांस देखें, उधर से मरियम नवाज का रिस्पांस हाँ। देखें, तो ये क्या हुआ हाँ। अचानक? अच्छा, आपके सामने है, देखिए कि रिजल्ट आया और वो जैसे होता है जरा लेट रिजल्ट आया और उसी से लोगों ने कान खड़े हो गए। तो जो मैंने अब तक समझा है कि इल्जाम क्या है, धांधली क्या हुई, किस तरह हुई, तो मुझे जो बातें समझ आई वो मैं आपको दो फिक्रें बोलता हूँ, फिर उसके बाद हम उनसे डिस्कस करें। मतलब एक तो वो कहते हैं जी कि पहले शाम तक तो मुस्लिम लीग का उम्मीदवार जीत रहा था, और फिर एक वक्त आके रिजल्ट आना स्लो हो गए, बल्कि रुक गए। और उसके बाद यानी जब शब गहरी हुई तो फिर जो रिजल्ट्स आए उसमें वो मिफ्ता इस्माइल हार गए और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीत गए। अच्छा, इसमें अब और वो अपने मजीद दलाइल क्या देते हैं, वो कहते हैं कि पहले जो 100 सवा 100 जहां तक मिफ्ता जीत रहे थे, वहां तक रेशो थी परसेंटेज पोलिंग की तकरीबन 15%। जब फाइनल रिजल्ट आया तो वो 19-20% बनी, 20-21% बनी। तो वो कहते हैं भाई बाद में जो रिजल्ट्स आए उनमें कितनी ज्यादा परसेंटेज पड़ी कि ओवरऑल वो इतनी बन गई, जबकि पहले 112 या 14 पोलिंग स्टेशन की परसेंटेज कुछ और थी। ये वो दूसरी दलील देते हैं। फिर वो फरमाते हैं कि आपने सारे सर्वेस देखे होंगे, सारे सर्वेस जो है वो कुछ और नवीद दे रहे, कुछ और खबर आ रही थी कि ये पार्टी जीतेगी वो, लेकिन महाराज पीपल्स पार्टी का उसमें कोई जिक्र नहीं था। फिर वो कहते हैं जी जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें तो पीपल्स पार्टी को कुल वोट जो था वो 7,000 के लगभग पड़ा था, वो उससे दुगना वोट इनको इस दफा कैसे पड़ गया। ये सवाल हैं जो वो उठा रहे हैं। अब ये सारी बातें तो सब बातें ठीक लगती हैं, लेकिन इसमें एग्जैक्टली धांधली का एक मैकेनिज्म होता है ना, तो वो तो उस पर भी तो कुछ रोशनी डालना चाहिए। ये तो हो गए इशारे, ठीक है भाई, हाँ तो समझ में आ रहे हैं, हो सकता भी, ये मुमकिन है, ये हम सारी बातें कर सकते हैं। लेकिन हमें एग्जैक्टली इसका एक सिस्टम है ना जी। एक सिस्टम है कि आपके पोलिंग एजेंट वहां बैठे होते हैं, वो पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में वोट गिने जाते हैं। उसके बाद उन्हें एक फॉर्म दिया जाता है, उसके ऊपर सारे लोग दस्तखत करते हैं, वो फॉर्म आपके पास आ जाते हैं। और जो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा होता है, उसने फॉर्म लेकर जाना है, वो देर हो गई, उससे सवेर हो गई, ये एक और बात है। तो फिर आप अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाए ना, तो फिर आप ये कहते हैं कि देखिए आपने दस्तखत करके ये फॉर्म हमें दिया था, इस पर कुछ और लिखा हुआ है, आपने जो ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस किया उसमें कुछ और लिखा हुआ है। ये है ना सादा लफ्जों में। तो ऐसी तो कोई बात मैंने नहीं सुनी अभी। मैं भी आपके साथ यानी मिलकर सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या बात है। इस तरह जैसे ये कह देते हैं ना कि भाई शाम तक तो मिफ्ता जीत रहे थे। तो मैं सच बताऊं, मैंने जब 8 बजे के करीब रिजल्ट देखे जियो पर, आप ही के टीवी पर, तो उसमें दो पार्टीज का इलेक्शन हो रहा था, मिफ्ता और पीपल्स पार्टी का। जो स्क्रोल चल रहा था ना उसमें मिफ्ता और पीपल्स पार्टी का इलेक्शन हो रहा था, और आपके टीवी ने 9 बजे के लगभग ये कहना शुरू कर दिया था कि पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट लीड कर रहा है। और सब लोगों ने कहा भी कि भाई देखो यार जियो क्या खबर दे रहा है, ये क्या खबर आ रही है। बाकी टीवी कुछ और दिखा रहे थे, ये बात भी दुरुस्त, लेकिन जियो के ऊपर खबर चल रही थी मुसलसल के, यानी मुसलसल से मुराद है 9 बजे के बाद, 9 बजे शब के बाद आपको ये खबर आ रही थी, मतलब पता लग रहा था कि दो लोगों में इलेक्शन हो रहा। तो ये भी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना कि पहले तो वो जीत रहा था, फिर ये पार्टी को तो सूट करता है, लेकिन हम लोगों को, मेरा ख्याल है, हमें देखना चाहिए कि क्या इशारे आ रहे थे मुख्तलिफ तरफ से। और बाकी बातें जैसे हैं ये सर्वेज वगैरह,
अब सर्वे ठीक है, सर्वे पिट गए, गलत थे वो। तो सर्वे तो ट्रंप वाला भी पिट गया था, हिलरी जीत रही थी इलेक्शन, हर सर्वे में जीत रही थी। यानी वो तो बड़े डेवलप्ड सिस्टम्स हैं। मैं तो ये हमारे जो अभी नौ मौजूद निजाम है ये, उनके तहत वहां पर, अच्छा फिर देखिए डबल क्या हो रहा है। एक तो पीपल्स पार्टी कहीं जिक्र नहीं था उसमें, और जो जिक्र था वो पीटीआई का था, वो नंबर 1 पार्टी कह रहे थे। तो पीटीआई वहां से कहाँ गिरी? तो ठीक है, वो सर्वे गलत था, उसकी जो भी वजूहात रही हो, ये सर्वे करने वालों को सोचना चाहिए कि हमें ज्यादा बाएतबार सर्वे किस तरह करने चाहिए, क्या गलती हुई, क्या कोताही हुई, किस तरह उसे दूर करना है। लेकिन बहरहाल वापस आ जाइए, धांधली का मैकेनिज्म क्या है, मैं ये समझना चाहता हूँ। मुझे अभी तक मेरे सामने कोई वाजे इस तरह की बात नहीं आई कि मैं उसको कहूँ कि हाँ भाई ये नुक्ता जो है, ये जरा इसकी वजाहत चाहिए मुझे। जैसे मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे थे कि एक सेंटर था इत्तेहाद स्कूल, इत्तेहाद नगर के इलाका है क्या, इत्तेहाद स्कूल में। तो वहां उन्होंने कहा भाई यहाँ पर एक कैंडिडेट था, उसका नाम था इस्माइल। तो मिफ्ता इस्माइल के वोट सारे काउंट करने के बाद आखिर में इस्माइल के नाम लिख दिए गए। फिर तो पकड़ा गया, वो तो गलती दूर हो गई हुई या नहीं हुई, नहीं हुई तो वो भी सामने आ जाएगी बात। यानी ये एक वाहिद बात है जो मैंने सुनी, मैंने कहा हाँ भाई ये हो सकता है, इसको जरा और वजाहत फरमाइए, कितने वोट थे, 100 वोट थे, 50 थे, ऐसे और भी वाकयात हुए या नहीं हुए। तो मैं एक ही नुक्ता बार बार दोहरा रहा हूँ, और नुक्ता यह है कि धांधली के उस तरह सबूत अभी तक मैं कम अज कम इस पे कन्विंस नहीं हूँ। हाँ बाकी इशारे सारे आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को क्या था, रात को क्या लेट ज्यादा रिजल्ट रोका क्यों, इतनी छोटी सी कंस्टिट्यूएंसी में, शहरी कंस्टिट्यूएंसी में इतने से वोट पड़े हैं, थोड़े से तो गिनने में इतनी हाँ। देर, ये सारी बातें दुरुस्त। तो जी तो वजाद मसूद साहब, ये जो सारी चीज है ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं हमाद साहब, लेकिन ये क्या बात है कि अगर बहुत ज्यादा वोट, मतलब टर्नआउट जो है वो ज्यादा हो तब भी 500-600 का फर्क, और टर्नआउट बहुत कम हो तब भी 500-600 का फर्क। और दूसरी बात कि इस इलेक्शन में जाहिर है डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, दोनों क्लेम करती हैं, पीएमएलएन भी और पीपल्स पार्टी भी, कि हम दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। लेकिन इसके बाद जो रिस्पांस आया बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से, जिस तरह से उन्होंने डस्का 2 का ताना मारा, फायरिंग का इल्जाम लगा, कहा कि भी वहां पे फायरिंग भी आप लोगों ने करवाई थी, चाहे सिलेक्टेड 1 हो सिलेक्टेड 2 हो, हम तो जो है ना वो करेंगे। आप एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने के बजाय पीपल्स पार्टी से नून लीग ने लड़ना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल में आवाज ठीक पहुंच रही है आप तक जी हाँ, बिल्कुल। हमाद भाई? रादराने अजीज, मेरे ख्याल में जमहूरियत और इस मुल्क के मुफाद में है कि जो इस मुल्क में इलेक्ट्रल धांधली की रवायत रही है उसे जहन में रखते हुए जो इस ज़िमनी इंतखाब का सबसे मस्बत पहलू है वो ये है कि दो जेन्युइनली ट्रैक कैरिंग पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, वो नेक टू नेक मुकाबले के साथ टॉप पे आई। जो इस बीच में टीन के सिपाही खड़े किए गए थे, मैं इजाजत अगर दे दें तो मैं अर्ज किए देता हूँ, मसलन टीएलपी, हम में से कौन जानता है कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। उनकी खारजा पॉलिसी तो खैर किसी हद तक सामने आ ही गई। उनकी जो है वो इसकी फेडरेशन के बारे में, दस्तूर के बारे में, टीएलपी तो एक मजहबी ये तो मैं इश्तार माफी चाहता हूँ अंगेजी आपको है रोक रहा हूँ। जिसने ये तो आप मुजाहिद साहब, आपने तो बड़े बड़े निकात उठा दिए। आप पहले ये बताइए उनकी मजहबी पॉलिसी क्या है। मेरे आका वो भी इस तरह की है जिस तरह की उन भाई की है जो पिछले 2 महीने में 3 दफा मेरे दरवाजे पे आके मुझ दरवेश से भी पैसे ले चुके। उन्होंने कहा कि जो मस्जिद में टूटियां लगनी है तो वो टूटियों के पैसे दे रहे हैं मेरे आका। टूटियां जो टैप वाटर जो होती है टैप से होती है। अच्छा, सर्वे कोई मेयार नहीं है। अगर सर्वे मेयार होते तो फिर इंतखाब की जरूरत नहीं। अगर कोई बालिग सियासी जमात सर्वे को बुनियाद बना के एतराज करना चाहती है तो फिर इंतखाब की जरूरत नहीं है, सर्वे कर लिया जाए। एक बात होगी, आखिर वो इंतखाबी तरीका करता है।
ये जो ट्रेंड्स होते हैं कि भाई कितने बजे से कितने में, मैं भी देख रहा था, और सच ये है कि मिफ्ता साहब के बारे में मैं काफी पुरुमीद था, लेकिन ये एक जमहूरी अमल है। हमें क्या मालूम है कि जो अगले वाले पोलिंग स्टेशन जिससे वोटों की तादाद आना है वो किस इलाके में है, वो अर्बन है, वो स्लम एरिया है, वो पॉश एरिया है, वहाँ कौन सी आबादी, कौन सी कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ट्रेंड बताते खुद जो है अगर कोई अहमियत रखते तो फिर फिलाडेल्फिया में ट्रंप को हारना नहीं चाहिए था। अभी गुज़श्ता इंतखाब में फिलाडेल्फिया में और बहुत सी जगहों पे हाँ, ठीक हो गया। लेकिन मेरे लिए तो ये मेरे जी बिस्मिल्लाह, आप कुछ फरमाना चाह रहे हैं? नहीं वजाद साहब, मेरे लिए हेल्थ का ये खा उसमें अब एक इसमें एक तो बहुत ज्यादा कैंडिडेट हम ये देखते हैं, तकसीम बहुत हुई है। एम क्यू एम का कैंडिडेट भी था, पाक सरजमीन का कैंडिडेट भी था, तरीके लब्बैक भी था, और फिर पीटीआई का भी था जो कि वहां से जीती हुई थी उन्हीं 500-600 वोटों से। इस सारी उस तकसीम के बावजूद भी जो लीड है वो 500-600 ही क्यों है? ये मैं आपसे अर्ज कह दूं कि अजरा करम 1990 और 2018 के जो इंतखाबात हैं, इनको आप कुछ देर के लिए पाकिस्तान के इलेक्टोरल ट्रेडिशन में एक रेफरेंस के तौर पे अभी हमें, मैं दरख्वास्त ही कर सकता हूँ, मैं तजवीज़ दे सकता हूँ, इसको ज़रा बाहर रख। एक तो ये कि 1990 के जो इंतखाबात हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि पैसे बांटे गए, किसने बांटे, और बांटने वालों ने मान लिया। तो 1990 वाले आईजीआई इलेक्शन के बारे आईजीआई में मेरी दरख्वास्त है कि उसको, हाँ हाँ, आईजीआई, असद दुरानी और असलम बेग, जी हाँ। वो उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख दीजिए। वो एक शर्मनाक जुर्म इस कौम के खिलाफ किया गया था। और मुझे थोड़ा सा क्रीज से बाहर निकल के ये दरख्वास्त करना होगी कि आप भाई 2018 के इंतखाब को भी एक एबेरेशन में यूफेमिज्म में कह रहा हूँ, एबेरेशन नहीं, दरअसल वो जुर्म किया गया। और ये जो 500-600 वोटों वाला फर्क जो है, फैसल वाडा साहब जो है अभी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और फैसल वाडा साहब दोनों को हमें ये वजाहत करनी है, हम कौम हैं भाई, हम कोई रियाया थोड़ी हैं, हम कोई आपके फरमान के ताबे थोड़ी हैं, ताबे हैं हम इस मुल्क के दस्तूर के। आपको अभी हमें एक सियासी वजह देना है कि फैसल वाडा साहब के सेनेट में ना होने से वो कौन सा खला था जो अब उनकी खुश बयानी से पुर किया जाएगा। क्योंकि जो सामने की बात है वो ये है कि 4 बरस के कम से कम 2.5 पौने 3 बरस के करीब उनकी दोहरी शहरियत का मुकदमा जो है वो लटकाया गया, और फिर उनको एतमाद का वोट लेने के फौरन उन्होंने रिजाइन किया और वो सेनेटर मुंतखब हुए। अभी तो हमें इसकी वजाहत चाहिए। ये 2018 का इंतखाब, ये वो किस किस इंतखाब चीज है, ये हमारी तारीख, की वजाहत जिसे चाहेंगे? हमें अपने मुल्क, जिस हमें इस मुल्क की तारीख से इस चैप्टर को इस तरह से ऑब्लिटरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई सनद नहीं है। उसके 650 वोट वाडा के वो सनद नहीं है। यहाँ से टर्न आउट बहुत कम था, और मुझे तो एक स्टेज पे ये लग रहा था कि ये ऐन मुमकिन है कि तहरीक लब्बैक का जो नजीर साहब थे वो इलेक्शन जीत जाए, क्योंकि वो सैकड़ों में और दर्जनों में फर्क आ रहा था, टर्नआउट बहुत लो था। एक बात मैं आपसे और अर्ज करूं कि देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब चूंकि एक बहुत ही, ही इज परहैप्स द मोस्ट सीजन्ड पॉलिटिशियन in our country after फजलुर रहमान। फजलुर रहमान का पॉलिटिकल करियर 79 में शुरू होता है और इनका जो है वो 81 में। तो उजरदारी मौजूद है, आपके पास एविडेंस है, तो इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। वही इलेक्शन कमीशन है ना जिसे आप डस्का के सेकंड जो राउंड हुआ था उसमें जी आप हाँ। तारीफें फरमा रहे थे, और हुकूमत जो है सिटिंग गवर्नमेंट कह रही थी कि इलेक्शन कमीशन रिजाइन करे। उसी इलेक्शन कमीशन के पे आप भी एतमाद फरमाइए, और अगर आपके पास एविडेंस है तो ले जाइए। मैं एक शहरी होते हुए सेंस तो कर रहा हूँ कि कहीं जो जेर जमीन सबटरेनियन ट्यूटोनिक प्लेट्स हैं उनमें कुछ कशमकश है।
ये खुशगवार मोजा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज कराची के किसी इंतखाब में पहले और दूसरे नंबर पे हों, ये हमने कम कम देखा है। तो इसमें कुछ दस्तकारी मुमकिन हो सकती है, लेकिन दस्तकारी ऐसी चीज नहीं है जिसे इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया जा सके। तो मैं टेक्टोनिक प्लेट्स का, जिसे मैंने अपनी जुबान में रकाबियों का नाम दिया, क्योंकि रकाबी बेसिकली तो आपको पता ही है ना, जहाँ दरबार होता है वहाँ रकाबियां भी होती हैं ये और बहुत बड़ा इशारा लीमनी है चोर भी आपका होते हैं। कि वहां कोई हलचल है। सबटरेनियन हमारे वो जो थे ना, जो मेडिकल के हमारे अहबाब होते थे, वो कहते थे सबकटेनियस। जो पाब्लो नेरूदा थे वो लफ्ज यूज करते थे सबटरेनियन। वो कहते थे आई वाटर योर सबटरेनियन होप्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ चूंकि सबटेरियन लेवल पे भी होप्स नहीं होती, तो सबटेरियन टेक्टोनिक प्लेट्स में कुछ कश्मकश या कुछ बाहम दबाव है, जिसके और बहुत से इशारे मौजूद है। एक दिन जो है वो आर्मी चीफ एक ब्रीफिंग देते हैं, वेरी नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर एक ब्रीफिंग देते हैं, और दोनों के नुक्ता नजर में अच्छा खासा वाजे फर्क है। वो गालबन वो इसी आज ही के प्रोग्राम में शायद आप किसी मरले पे उसको डिस्कस करना चाहें। ये जो बात हो रही है कि भाई इतना देर क्यों हो रही थी, वो जो अहबाब पोलिंग ड्यूटी करते रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के तौर पे या एजेंट्स के तौर पे, वो ये जानते हैं कि अगर उम्मीदवारों की तादाद ज्यादा हो तो उसमें कुछ डिले ज्यादा हो जाता है। वो करीने क्यास है, वजारत खुद ये जैसे एविडेंस एनए 120 में हुआ था। तो देखिए आरटीएस नहीं बैठा, आरटीएस नहीं प्राइम बैठा। मिनिस्टर आज फिर एक मर्तबा गरजे हैं और गरजे गिलगित के अंदर हैं, और जब उनके नैब ने आज से पहले मछलियों पे हाथ नहीं डाला था, अब देखें कैसा एहतसाब हो रहा है। और मैंने तो ट्रेनिंग हासिल कर रखी है इन चोरों को पकड़ने की। प्राइम नैब ने कभी आज से जो है पहले नहीं वो डाला हमाद साहब जी, हमारे साथ मैं तो हमारे साथ ब्रीफिंग मैंने वो भी देख मैंने लीजिएगा। सुनी है जी वो बात उनकी, और पहले भी सुनता हूँ, पहले भी उन्होंने ये बात किया है, आज फिर मैंने सुनी। और कभी आदमी मुस्कुराता है, कभी सर पकड़ लेता है। यानी ये अजीब अजीब सी ये बात है। वो कहते हैं आज तक पहले किसी बड़े आदमी को, खैर वो हर दूसरी बात में ये कह देते हैं कि आज से पहले पाकिस्तान में, तो वो सब कुछ हुआ होता है। पर इसी तरह आज किस आदमी को आपने पकड़ना है, तो आपने अयूब खोड़ू को पकड़ लिया था, हम 70 साल पुरानी बात कर रहे हैं। आपने हुसैन शहीद सोहरवर्दी को पकड़ लिया 79 था। में 73 वो 62 इल्जाम थे उसपे, हुसैन शहीद मैं तो सोहरवर्दी पे पीछे, तो थे, जी जी अयूब खोड़ो पे 62 इल्जाम लगाए थे जी, मैं 1949 में। हुसैन शहीद सोहरवर्दी को पता नहीं लोग आजकल जानते हैं नहीं, वो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर था। ये मुजीबुर रहमान वाला जब मुख बचे थे ना उसके, वो तो बड़ा आदमी था उस वक्त। जी तो बिल्कुल। यानी उसको पकड़ लिया था, नंबर 1 आदमी। अगर इलेक्शन होता तो हुसैन शहीद सोहरवर्दी इलेक्शन जीत जाता, क्योंकि वो जीता भी था पहले सूबाई दैट इज इलेक्शन। वाई के तो 58 का कू करना पड़ा, क्योंकि फरवरी 59 के इलेक्शन में सोहरवर्दी वाज गोना विन, इट जी वाजंट बिल्कुल, कयूम खान। बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो इसी तरह लोगों आप को तो, फरमाइए, आप जाके सियासतदान तो बेचारे पकड़े ही जा रहे हैं। वो 70 साल पकड़े जाते रहे हैं। वो तो 70 साल से उनका एहतसाब हो रहा है, वो 70 साल से जवाब दे रहे हैं। आपने तो नहीं सुना होगा कि ये जनरल साहब पकड़े गए, वो जज साहब पकड़े गए, नहीं होता। सियासतदान बेचारे, इनको बड़े लोग कहते हैं आप, जो अपनी हुकूमत में कान से पकड़ के आप निकाल देते हैं नवाज शरीफ को, और वो बड़ा आदमी है। ताकतवर लोगों पे हाथ डाला हमने, वो ताकतवर आदमी है। वो गिलानी बेचारा वजीर आजम, उसे कान से पकड़ वो के वक्त निकाल दिया। करीब है जब खान साहब को ये लफ्ज जो है बहुत अजियत देंगे इन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, क्योंकि खान साहब अब जिस स्लिपरी और ट्रैक। जी हमाद साहब, आप बजाज साहब का मैं कनेक्शन क्या का ये रहा समय था कुछ प्रॉब्लम। जी, मैं क्या ये रहा था हाँ कि जिन लोगों को असल में ना ये, वो जैसे मरीम नवाज ने कहा ना कि आप हमें बेवकूफ समझते हैं, तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि आप हमें बेवकूफ आप पाकिस्तान लोगों को क्या समझते हैं। आप कहते हैं हमने आज तक बड़े लोगों, ताकतवर लोगों को किसी ने हाथ नहीं डाला। तो भाई ताकतवर लोगों को तो आज भी कोई नहीं हाथ डाल रहा, ये भी गलत बयानी है। वो आपके पास एक केस आया था ना,
तो आपने आधे घंटे हाँ, की आया मुलाकात था। के बाद कहा था कि मैं मुतमईन हूँ बिल्कुल कि ये पापा जॉन्स का, वाला पापा जॉन्स कुछ नहीं वाला है। आप कह रहे हैं? आप पापा जॉन्स की बात कर रहे हैं? वही वो पिज़्ज़ा वीज़ा की जी बात जी कर वो रहे उसी नहीं, वो अब हम पापा उसी जॉन्स की नहीं बात कहते, कर अब हम उसको इस्तेमारी रोटियां कहते हैं, इस्तेमारी रोटियां। वो मेरे ख्याल में ज्यादा इस्तेमार बेहतर की टर्म है। एक तो उसमें रोटियां, आप यूं करें ना, इस्तेमार की आप रोटियां। आप उसे नाने इस्तेमार कह लें ताकि वो बाशुद व नाने जवी नहीं है, ये बात हाँ क्लियर नाने है। जमी नहीं, नाने जमी नहीं। तो हम अर्ज ये कर रहे हैं कि ताकतवर लोगों का किसने एहतसाब किया भाई? आपके तो पसीना आ जाए आपको, अगर आप सोचे भी तो आपका वजू टूट जाए, आप नहीं ये काम कर सकते? आपको क्या पता है ये ताकतवर लोगों का एहतसाब कैसे करना? हम सुनते हैं ना हर रोज। ये वजू टूटने वाली अच्छी थी है ना? गिरा। तो मैं क्या, देखिए आप सारा दिन सुनते हैं ना भाई, ये वहां जजीरे ले भाई लिए किसी भाई ने, भाई वो तो अबाद साहब, वहां पर वजाहत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत जरूरी बात है। जी वजाहत बात ये साहब। है हमाद भाई कि चूंकि आप हमाद तो चूंकि नस्तालीक हैं, तो उन्होंने वजू टूटने का शरई इशारा दिया है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शलवारें गीली होने की बातें करते रहे हैं, लेकिन वो जब इन्होंने कहा कि पसीना आ जाए, तो मुझे अचानक याद आया कि न हम समझे ना आप आए कहीं से, पसीना पहुंची अपनी जुबी से। वाह न हम समझे ना आप आए कहीं से। वाह। जी हमाद जारी साहब, रखिए हमाद भाई। जी आप हमाद साहब वजू टूटने पे थे, वहां से आगे चलिए। दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा दे, है जी। एक मिनट, आजकल बंदे कबाब में बड़े किस्से हैं, कुछ लोग कट बंदे कबाब याद है। अच्छा जी, बहरहाल आप बंदे कबाब देखिए के बारे कि में आजकल बात ना फरमाइए। ये जो ये जो ताकतवर लोगों के एहतसाब वाली बात है ना, ये ख्वाहिश तो बहुत अच्छी है, लेकिन खान साहब को तो इस बात का शायद इदराक भी नहीं है। बल्कि या दूसरे लफ्जों में ये कहिए कि वो लोगों को समझते हैं कि मासूम लोग हैं, और ये अगर करोड़ नौकरियां मेरी खरीद सकते हैं, और अगर 50 लाख घर के भी मालिक बन सकते हैं, और 100 दिनों के अंदर सारा मुल्क बदलना मैं कहता हूँ तो ये मान जाते हैं, तो शायद ये बात भी मान जाएंगे। तो सच ये है कि ताकतवर लोगों का इस मुल्क में न कभी एहतसाब हुआ है, न अब हो रहा है। अगर किसी ने करने की कोशिश की है तो उसको इबरत की मिसाल बना दिया गया। ये जिसका हम देख रहे हैं मजहब, कि एक आदमी को बुलाया गया था ना, उस पर केस शुरू किया था आपने, और वो बाद में फिर उसको किस तरह यहाँ से ले जाया गया, वो बाद में वो साहब फरमाते हैं, मुशर्रफ साहब, कि मुझे राहील शरीफ साहब ने फैसिलिटेट किया और मैं चला गया, वो सारी लंबी बातें। तो ये एहतसाब की एक हल्की सी कोशिश का ये अंजाम हुआ था पाकिस्तान में, ताकतवर लोगों का एहतसाब जिस तरह वो कहते हैं ना, ये उन्हीं का हौसला है, वो ये फितना बोल सकते हैं, वरना कोई जी होश आदमी 100 दफा आप तो सोचे बहुत कि बड़े क्या है। आदमी का नाम ले गए हमाद, मेरे भाई, आप तो बहुत बड़े आदमी का नाम ले गए। परवेज मुशर्रफ तो इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव सदर और आर्मी चीफ रहे थे। इस मुल्क में तो किसी को ये जरूरत ना हुई कि ये पूछे कि 35 दिन ये राव अनवार कहाँ बैठा हुआ था। इल्जाम लगा रहे थे उस पे, जरदारी पे। अगर उसको जरदारी ने सपोर्ट छुपाया हुआ था तो पकड़ लेना फिर जरदारी को। सब जानते हैं कि वो किसके पास था। सब जानते तो हैं जी राव कहाँ था। अनवार पे नहीं हाथ डाल सकते। अरे भाई, मैं राव तो अनवार पे नहीं हाथ डाल सकते, परवेज मुशर्रफ तो बहुत दूर की बात है। नहीं, वो तो मैंने बहुत तो ऊंची आखिरी चीज है। मिसाल, जी जी मैंने समझाने के लिए आखिरी मिसाल दे दी, वरना तो मैं ब्रिगेडियर सती की मिसाल देता जिससे अदालत बुलाती रह जाती है, कोई आता नहीं है बात सुनने के लिए। तो ये तो मिसालें मुआफ कीजिएगा, बेशुमार हैं। जो साहब दिसंबर की 6 तारीख 2011 को मिसिंग पर्संस केस में इतने बीमार हैं कि वो अदालत में हाजिर नहीं हो सकते, उसके 1.5 महीने बाद उन्हें तरक्की देके, अब मैं क्या अर्ज करूं, पिंडी की किसी जगह पे ले जाया गया। सेहतमंद अल्लाह से देने वाला है भाई, हम कौन होते, अल्लाह छुपा देता है। नहीं, लेकिन फिर उसके बाद उनका एहतसाब तो हुआ था ना? हाँ, हो किनका गया था, वो एहतसाब किसी हुआ? और किस्से में हुआ था। वो जिनके यहाँ जिनकी गाड़ी से शॉपर निकल आए थे, उनकी तरफ इशारा फरमा रहे, जी वो हाँ, उस जी हाँ। बात पे नहीं हुआ था। वो पाकिस्तान के शहरियों की आजादी सल्ब करने पे, वो पाकिस्तान के शहरियों को मिलने वाली आईनी जमानतें छीनने और नाजायज तौर पे जो है उन्हें महरूम करने पे नहीं हुआ था।
वो कुछ और किस्सा निकल आया था, वो कोई हादसे हो जाते हैं ना, इसलिए एहतसाब हुआ था और वो पाकिस्तान की अदालतों ने नहीं किया था। बहुत शुक्रिया आप दोनों साहब का। और इमरान खान साहब जो है ना सिद्दीकी भाई, इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान के लोगों को कम अकल समझते हैं, दुरुस्त समझते होंगे, यकीनन जाहिर है हम लोग तो कम अकल हैं, लेकिन मैं आपसे पेशगोई कर रहा हूँ कि ज्यादा दूर की ये बातें नहीं हैं जब खान साहब को ये पता चलेगा कि उनकी अकल भी कौम बेशा हमारे जितनी ही है। हम्माद साहब, कुछ कंक्लूडिंग अगर आपने कहना हो, मैं ये इस सवाल का छोटा मुख्तसर सा मुझे जवाब दे दें कि ये NA 249 धांधली के इल्जामात ये दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के माबैन मजीद रिफ्ट का बाइस बनेगा, क्योंकि PDM में मौलाना तो कह रहे थे कि हाँ आ जाएं अब वापस के आसार थे, लेकिन 249 फिर एक मरतबा वो PDM के रास्ते के अंदर रुकावट बनेगा और इसका फायदा फिर कौन उठाएगा? क्योंकि देखें PMLN जो है वो पीपल्स पार्टी पे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, चेयरमैन सेनेट में अपोजिशन लीडर का जो तरतीब बनी उसके हवाले से एक ऑनस्लॉट आया PMLN की तरफ से। आज 249 के बाद बिलावल भुट्टो की तरफ से सिलेक्टेड 1 सिलेक्टेड 2 हो, हम उसको जो है वो पीपल्स पार्टी उसका मुकाबला करेगी, बजाय आप एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने के पीपल्स पार्टी से लड़ना शुरू कर दिया। सिलेक्टेड 3 की भी बात की उन्होंने कोई? वाह 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 भाई, बलागत है भाई, जो तो फसाहत है, ये तो बलागत है भाई, कमाल है। अच्छा जी, सही आपने फरमाया कि ये अच्छी बात नहीं हो रही आपस में, ये जो जमहूरी कुव्वतें हैं इनका इत्तेहाद, तो हमें खुशी होती है कि भी इन लोगों के मकासद एक हैं, अगर आज एक हैं यानी बज़ाहिर, और इनको ये वाकई ठीक बात है कि इन्हें आपस में अपने ताल्लुकात इस तरह कशीदा तो नहीं करने चाहिए, और सख्त जुमलों का तबादला। नौजवान जब ये क़यादत आई थी ना, तो लोग कह रहे थे भाई ये एडवांटेज ये है कि इनके साथ वो बैगेज नहीं है, वो पुराने झगड़े और वो सारी चीजें, लेकिन उस एडवांटेज को इस तरह जाया नहीं करना चाहिए। उसका एक डिसएडवांटेज ये तो है ही बहरहाल कि ये नौजवान है, और ये जब पहली दफा तजर्बा होता है आपको कि भाई वादा तो आपने ये किया था, ये कैसे आपने कर दिया, तो आप रिएक्ट करते हैं बहुत ज्यादा। तो इस पर इनको काबू पाने की जरूरत है। और आपने सही कहा कि मैंने बिलावल साहब की गुफ्तगू सुनी है, वो अच्छी नहीं है, ये इस तरह उनको गुफ्तगू नहीं करना चाहिए। मैं उसको इखलाकी नुक्ता नजर से भी समझता हूँ और सियासी तौर पर भी उसको रिसीव अच्छी तरह नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो है ना एक खास तरह के, मैं क्या लफ्ज बोलूं, लेकिन ये ताना जनी करनी और ये इस तरह, ये अंदाज अच्छा नहीं है। और इसका पाकिस्तान में और पंजाब में बिलखुसूस, क्योंकि ये एक मर्दाना सा कल्चर है ये पंजाब का दल, तो इसमें और भी ज्यादा बुरा मनाया जाता है इस चीज को। और मैं एक और नुक्ता यहाँ पे साथ जो मैं बड़ी शिद्दत से महसूस करता हूँ कि बिलावल साहब के लिए बड़ी अच्छी फजा पंजाब में तैयार हो रही है, इसको इस तरह जाया नहीं करना चाहिए। और लोग तो, यानी मैं एक आदमी की बात नहीं कर रहा, मैं अपने बेशुमार दोस्त अहबाब और आम आदमी से गुफ्तगू के बाद इस नतीजे में पहुंचा कि PMLN का मुतबादिल जो है वो बिलावल को समझा जाता है यहाँ पर। ये सारा जो कुछ हो रहा था ना पिछले साल 2 साल में, जब से ऑपोजिशन हो रही है, कोई बेहतरीन मौका है अपने लिए फजा हमवार करने का। लेकिन अगर आप इस तरह लड़ पड़ेंगे सबसे पॉपुलर पार्टी से, तो इसका आपको सियासी तौर पर भी पंजाब में नुकसान होगा। आपको मैं खुद आपको यकीन से बता सकता हूँ कि लोग ये समझ रहे हैं कि अगर इन पर पाबंदी लग जाए और मरियम को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता और ये पार्टी को पकड़ लिया जाता है गले से, तो वो बिलावल को एक ऑप्शन समझते हैं संजीदा। तो इस बात का इदराक होना चाहिए। और यहाँ पर पंजाब में इस तरह की गुफ्तगू पॉपुलर तरीन पार्टी के साथ और उसकी लीडरशिप के साथ मेरा ख्याल है ये नहीं करनी चाहिए। अखलाकी तौर को छोड़िए, इसका सियासी नुकसान भी होगा पीपल्स पार्टी को पंजाब में तो जरूर होगा। दुरुस्त है, दुरुस्त है। वजाद साहब जी, मैं अग्री कर रहा हूँ हमाद भाई से मुकम्मल तौर पर। चलें, बहुत शुक्रिया आप दोनों साहब का। लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल, देखते हैं ये कहाँ तक चलती है, ये मजीद आगे बढ़ती है सूरत हाल, सियासी जमातों में और मजीद तनाव होगा। अब कोई अगला इलेक्शन तो नहीं आ रहा है, लेकिन सियासत किस रुख पर जाएगी, बहुत सारी इशारे हैं, और उनमें से एक इशारा जनाब वजाद मसूद साहब ने भी टिटैनिक प्लेट्स के अंदर जो है वो हलचल का दिया है।
देखते हैं क्या होता है। शरह दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने